हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और इसमें हम राज्य और समाज के मध्य क्या अंतर है तथा राज्य और नागरिक समाज के मध्य क्या अंतर है इसके संबंध में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके संदर्भ में पूछ लिया जाता है तथा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट में या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी दृष्टियों से यदि देखें तो यह टॉपिक अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी राज्य के संदर्भ में वीडियोस बनाए हैं जिनमें राज्य के अर्थ, परिभाषा तथा आवश्यक संदर्भों के विवेचन किए गए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स। स्टूडेंट्स, राज्य और समाज के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि यूनानी विचारकों ने राज्य और समाज के इन दोनों शब्दों के मध्य कोई अंतर नहीं माना है। यूनानी विचारकों ने राज्य और समाज दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। यहाँ तक कि हीगल और कांट जैसे उग्र आदर्शवादियों ने भी दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं माना है। बारकर ने भी राज्य एवं समाज को एक नैतिक संस्था माना है तथा नैतिक उद्देश्यों की दृष्टि से समान माना है। तो इस तरह से सर्वप्रथम हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि कई पॉलिटिकल थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने राज्य और समाज के मध्य कोई अंतर नहीं माना है, लेकिन वास्तव में दोनों के मध्य अंतर है और इस दृष्टि से हमें वे तथ्य जानने होंगे कि जो राज्य एवं समाज के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि समाज राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है, जबकि राज्य का अस्तित्व समाज के अंदर है। मैकाइवर का कहना है कि राज्य महत्वपूर्ण है, यद्यपि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से अंततोगत्वा राज्य की सृष्टि होती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है। इसका सेकंड पॉइंट ये है जो कि इसके अंतर को समझने में सहायक है कि समाज एक व्यापक, प्राथमिक, अपरिहार्य और शिथिल संगठन है। समाज सहयोग पर आधारित है, जबकि जो राज्य है वह बल प्रयोग पर आधारित है। उसमें शक्ति का प्रयोग प्रदर्शित, कहने का अभिप्राय है कि उसमें शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा सत्ता का प्रदर्शन किया जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राज्य अपेक्षाकृत संकुचित समाज जन्य कानून तथा व्यवस्था का सूचक है। इस संदर्भ को ये स्पष्ट करता है। सत्तायुक्त राजनीतिक संगठन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्य है वो एक सत्तायुक्त राजनीतिक संगठन है। राज्य के पास दंडकारी शक्ति होती है, राज्य के पास बल है, सत्ता है तथा शक्ति है, जबकि समाज के पास केवल रीति रिवाज और नैतिक दबाव का बल होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्य है वो सत्ता युक्त है तथा सत्ता युक्त राजनीतिक संगठन की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जो समाज है वह नैतिक मानदंडों के आधार पर चलता है। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है जो कि राज्य और समाज के मध्य अंतर को समझने में महत्वपूर्ण है कि राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य व्यापक होता है, यानी जो समाज है वह व्यापक उद्देश्यों को लेकर चलता है। राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है, किंतु समाज के लिए ऐसा नहीं है। राज्य की परिभाषा मैंने पहले भी दी थी और राज्य के अस्तित्व के लिए 4 तत्वों का होना अनिवार्य है, जबकि समाज के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्यों के किसी भी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं, जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए केवल निश्चित समुदाय ही काफी है। राज्य एवं समाज के अंतर को समझाने के लिए मैकाइवर की ये डेफिनेशन दी जा सकती है कि राज्य वह संरचना है जो समाज का समतुल्य अथवा उस जैसा व्यापक, अपितु उसके भीतर कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित व्यवस्था है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य एवं समाज में स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से राज्य और नागरिक समाज के संदर्भ में चर्चा करें कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से मूलतः नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों को ही समवर्ती माना जाता है तथा यह शब्द, कौन सा शब्द? नागरिक समाज जो शब्द है वह राज्य के पर्यायवाची के रूप में या पर्याय के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नागरिक समाज शब्द का प्रयोग।
किंतु यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि नागरिक समाज का भी पृथक अस्तित्व है, इसका पृथक अर्थ है। सर्वप्रथम रोमन विचारक मार्क्स तुलिपस सिसरो ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया था। सिसरो की दृष्टि से भी यह केवल राज्य का बाह्य ढांचा मात्र नहीं था, वरन एक ऐसा समाज था जिसके सदस्य नागरिकों के रूप में मिलजुल कर रहते हों तथा नागरिक कानून यानी सिविल लॉज का पालन करते हों। तो इस दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बर्बर जातियों के समुदाय थे वो नागरिक समाज की श्रेणी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि इन समुदायों में कोई सिविल लॉ नहीं था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक जॉन लॉक ने अपने सामाजिक या अनुबंधन के सिद्धांत में यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नागरिक समाज को राजनीतिक समाज के समवर्ती माना है तथा यह मान्यता रखी है कि मनुष्य का प्राकृतिक दशा का त्याग करना तथा नागरिक समाज में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं और अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सरकार की स्थापना करते हैं। तो लॉक के अनुसार कहा जा सकता है कि नागरिक समाज मानव समुदाय में अनुशासन व्यवस्था को स्थापित करने तथा सुरक्षा स्थापित करने का एक साधन है। इसी तरह से 18th सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक रूसो ने भी नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती माना है तथा इसकी संकल्पना एक ऐसे समाज के रूप में की है जो कि सामान्य इच्छा यानी जनरल बिल पर आधारित हो। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में मैंने भी वीडियोस बनाए हैं जो कि नॉलेज एक एकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें। राज्य और नागरिक समाज के मध्य अंतर को समझने के लिए रूसो के इस विचार को समझना भी आवश्यक है कि उसने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता के मध्य अंतर किया है, यानी नेचुरल इनइक्वालिटी तथा कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के मध्य क्या अंतर है। इसके संबंध में उसने अपना विचार रखा है कि नागरिक समाज प्राकृतिक विषमता को दूर तो नहीं कर सकता, परंतु वह सभी नागरिकों को समान कानूनी समानता प्रदान करके कानूनी दृष्टि से, कानूनी अधिकार की दृष्टि से उन्हें समान या समकक्ष बना देता है। तो ये आवश्यक है कि रूसो की दृष्टि से भी जान लेना चाहिए कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। इसी तरह से 19वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक हीगेल ने नागरिक समाज और राज्य के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। हीगल का मानना है कि नागरिक समाज में विश्व जनीन स्वचार्थवाद यानी यूनिवर्सल ईगोइज्म का क्षेत्र है। यह यूनिवर्सल ईगोइज्म से संबंधित है जहां व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि के लिए सभी मनुष्यों को अपने हितों को पूर्ति करने वाला साधन मानता है कि उसके जो उद्देश्य हैं, जो स्वार्थ हैं, वो सभी मनुष्यों के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। अतः यहाँ पर कहा जा सकता है कि यह केवल आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। इसके विपरीत राज्य विश्वजनीन यथार्थवाद का क्षेत्र है। तो इन दोनों के मध्य ये अंतर है कि जो नागरिक समाज है वह यूनिवर्सल ईगोइज्म से संबंधित है, जबकि जो विश्वजनीन यथार्थवाद है वह राज्य से संबंधित है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने को तत्पर रहता है। तो इन दोनों के मध्य एक अंतर ये भी है कि राज्य और समाज या राज्य तथा नागरिक समाज के मध्य अंतर को समझने में सहायक है। इसी तरह से 19वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज के उन लक्षणों की पुष्टि की जिसे हीगल ने महत्वपूर्ण माना था और हीगल ने पहचाना था, परंतु मार्क्स ने राज्य और समाज के मध्य कोई विशेष अंतर स्थापित नहीं किया है या ये कहें कि कोई अंतर नहीं माना है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी ने मार्क्सवादी विश्लेषण के अंतर्गत पूंजीवादी समाज की अधिरचना के 2 स्तरों में अंतर किया है। इनमें से जो एक स्तर है वह नागरिक समाज से संबंधित है, जो आधार के निकट है तथा इसके अंतर्गत परिवार, पाठशाला तथा धार्मिक संस्थाएं आती हैं, जबकि जो दूसरा स्तर है वह राजनीतिक समाज से संबंधित है, जिसमें राज्य की बल से संबंधित जो संरचनाएं हैं वो इसमें काउंट की जाती हैं, वो आती हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम्शी ने नागरिक समाज की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसकी संस्थाएं नागरिकों के संबंध में है। ये नागरिकों को समाज के नियमों से परिचित कराती हैं, जिसे उसने पूंजीवादी समाज की वैधता से युक्त संस्थापक संरचनाएं कहा है। इसी तरह से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
नव मार्क्सवाद का उदय होता है और नव मार्क्सवादी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूजे ने यह तर्क दिया था कि समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए राज्य और नागरिक समाज के उस स्तर को समझना जरूरी है जिसकी तरफ हीगल ने हमारा ध्यान खींचा था। मार्क्यूजे ने अपने शब्दों में इस तरह से कुछ बात रखी है कि आधुनिक पूंजीवादी के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यानी यदि हम आधुनिक पूंजीवादी के संदर्भ में चर्चा करें तो आधुनिक पूंजीवादी के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व देखने को मिलता है। दूसरी ओर आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और ये दोनों ही स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता के लिए बाधक हैं, इसके मार्ग में बाधा खड़ी करती हैं। नागरिक स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि समाज को इन दोनों की तरह, कहने का अभिप्राय है कि समाज को इन दोनों प्रकार के प्रभुत्व से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य और नागरिक समाज के मध्य क्या स्पेसिफिक अंतर है, वो हमें यह समझने में सहायक है कि कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने इन दोनों के मध्य स्पेसिफिक अंतर को माना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।